पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू डंजन के स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है और इतने में उधर एक जोर का ब्लास्ट होता है जिससे उस डंजन का एंट्रेंस खुल जाता है। और फिर उधर डांसुक और उसके साथी आ जाते हैं जो जिन्वू को मारने का पूरा ट्राई करते हैं, पर जिन्वू उन सभी हंटर्स को बड़ी आसानी से मार देता है और डंजन के बंद होने से पहले उधर से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का होता है जहां मैनेजर जिन च्यूल अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और उसी टाइम उधर उनका असिस्टेंट आता है और कहता है, मैनेजर च्यूल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैनेजर च्यूल उससे कहते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है, क्या हुआ। और फिर वो असिस्टेंट उसे बताता है कि एक सी रैंक की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए हैं और उधर से सिर्फ 2 लोग ही बच के आए हैं, जिसमें एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। और ये सुन के जिन च्यूलू से कहता है कि वो दोनों ही लो लेवल के हंटर थे और मुझे लगता है कि वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग आए होंगे। और फिर वो असिस्टेंट च्यूल को बताता है कि वो दोनों भागे नहीं हैं, वो तो उस डंजन को क्लियर करके उधर से माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन लेकर आए हैं। अब असिस्टेंट च्यूल को बताता है कि जिन्वू के पास बहुत ही हाई क्लास के इक्विपमेंट्स थे और वो डी रैंक का हंटर भी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसी ने उस डंजन के बॉस को मारा होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि वो 8 लोग सी रैंक के हंटर थे और उस डंजन का बॉस इतना भी पावरफुल नहीं था, तो वो उस डंजन में कैसे मर गए। और ये सुन के जिनच्यूल कहता है कि ये सब फालतू की बात करके तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें सस्पिशियस लग रही है तो तुम मुझे वो बताओ। ये सब बात तो नॉर्मल है, ये तो होती रहती है। डंजन के अंदर बहुत सारे हंटर्स मरते हैं और लो रैंक के हंटर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग आते हैं। और फिर असिस्टेंट बताता है कि जो हैरान करने वाली बात है वो मैंने तो अभी तक बताई ही नहीं कि वो जो ई रैंक का हंटर वहाँ से बच के आया है उसका नाम जिन्वू है और ये वही ई रैंक का हंटर है जिसको हमने उस डंजन से जिंदा बाहर निकाला था। और ये सुन के च्यूल कहता है कि हाँ तुम्हारा शक सही है, पर वो री अवेकनर नहीं है और हमने मैजिकल पावर डिटेक्टर से उसका पावर लेवल चेक किया था और उसका पावर लेवल सिर्फ 10 पॉइंट्स ही आया था। और हमारे मैजिकल पावर डिटेक्टर का माना क्रिस्टल एकदम परफेक्ट है जो हमें एक ए रैंक के मॉन्स्टर को मार के मिला था और डबल अवेकनिंग हर किसी हंटर को नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें उस पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद असिस्टेंट कहता है कि मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि उस डंजन के अंदर जो एक हंटर मरा है उसका छोटा भाई अमेरिका में है और वो एक हंटर है। और ये सुन के च्यूल कहता है कि कहीं तुम डांसू की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि कोरिया से गया हुआ अमेरिका में एस क्लास का हंटर बस वही है। और अगर ये बात सच है और उसका भाई उस डंजन में सच में मारा गया है तो हमें इस मैटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन जिन्वू के घर का होता है, जिधर जिन्वू अपनी बहन के लिए चिकन विंग्स लेके आया हुआ होता है और ये देखकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या कुछ अच्छा हुआ है जो तुम मेरे लिए चिकन विंग्स लेके आए हो। और जिन्वू उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कुछ अच्छा है या बुरा। और साथ ही जिन्वू अल्कोहल वाली ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है कि मैं ड्रंक होना चाहता हूँ पर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। और ड्रिंक करते करते उसके पास एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने ऐसी कोई चीज़ पी ली है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए उस पॉइजन के इफ़ेक्ट को क्योर कर दिया गया है। और ये देख के जिन्वू सोचता है कि मैं अपने सिस्टम की वजह से अब अल्कोहल भी नहीं पी सकता, क्योंकि मेरी बॉडी पर अब कोई भी नशा या जहर काम नहीं करेगा। और फिर जिन्वू बताता है कि उस डंजन में जब वो मरने वाला था तब उसके सिस्टम ने उसे क्या कहा था। वो बताता है कि उस दिन उसके पास एक स्क्रीन ओपन हुई थी और उसमें लिखा था कि कंडारू की ब्लेसिंग्स अब तुम पर है और वो एक ऐसा स्पेल कास्टर है जिसने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है और कंडारू की ब्लेसिंग की वजह से
अब तुम हमेशा स्ट्रांग बनते जाओगे और पूरी ज़िंदगी हेल्दी रहोगे और किसी भी तरह का पॉइज़न तुम पर कुछ असर नहीं करेगा। और फिर जिन्वू अपने पैरों को देखता है और कहता है कि डंजन में मेरा पैर कट गया था, पर वो इस सिस्टम की हेल्प से फिर से रीजनरेट हो गया। और इसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि क्या सच में मेरी बॉडी पर कोई जहर काम नहीं करेगा। और वो ये सोचते सोचते इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। अब जिन्वू अपने कमरे में आ जाता है और रसाका का पॉइजन से भरी हुई थैली को निकाल लेता है और जल्दी से उसे पी लेता है और कहता है अगर ये बात सच है तो मेरी बॉडी इस जहर को भी हैंडल कर लेगी। और जहर को पीने के बाद जिन्वू के पास एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जहर चला गया है और उसे क्योर कर दिया गया है। और ये देखकर जिन्वू सोचता है कि ये तो सच में वर्क कर रहा है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसकी बहन जीना उधर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम किसी जिन्हो को जानते हो, वो तुम्हारे फ़ोन पर कब से कॉल कर रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन कैफ़े का होता है जिधर जिन्वू जिन्हो से मिलने के लिए आता है और जिन्हो उधर पहले से ही होता है। और जिन्वू को देखते ही वो सर यहाँ पर आ जाओ कहता है। अब जिन्वू जिन्हो से पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला और जिन्हो उसे बताता है कि गिल्ड में मेरे कुछ कनेक्शंस हैं, इसलिए मुझे आपका नंबर उधर से मिल गया और क्या आप कॉफ़ी पियेंगे। और जिन्वू कॉफ़ी के लिए मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम कॉफ़ी रहने दो, तुम बस काम की बात करो। और मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से मिलेंगे। और जिन्हो उसे कहता है कि मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने तो मेरी जान बचाई है। और ये सुन के जिन्वू कहता है कि तुमने तो सारे माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन मुझे दे दिए थे जिन्हें बेचकर मुझे 1,08,000 वॉन मिले थे, और साथ में तुमने बाहर आके किसी को मेरे बारे में भी नहीं बताया कि उन 8 हंटर्स को मैंने ही मारा था। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि वो सब हंटर्स हमें मारना चाहते थे और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते। तुमने उनको मार के बिल्कुल सही किया, वैसे भी हम हंटर्स हैं तो इसलिए हमें ऐसी टफ सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ में जिन्हो ये भी सोच रहा होता है कि ये एक फॉल्स रैंकर है, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोग साइकोपाथ होते हैं जो कभी भी मुझे मार सकते हैं, पर मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। अब जिन्वू जिन्हो को बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मुझे अपना काम बताओ। अब जिन्हो बताता है कि मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बना रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप उस अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लो। मेरी अटैक फोर्स के साथ हम डंजन में जाके रेड्स किया करेंगे। और जिन्हो अपनी बात को पूरी करता, पर इतने में जिन्वू उसकी अटैक फोर्स को ज्वाइन करने से मना कर देता है। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि मैंने तो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की और तुमने ज्वाइन करने से मना भी कर दिया। पर जिन्वू जिन्हो को इग्नोर करते हुए उधर से जाने लगता है और कहता है मैं तो बस यहाँ पर देखने आया था कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हारी पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन करूं। अब जिन्हो जिन्वू को बोलता है कि तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार ही डंजन के अंदर जाना है, प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर दो और उधर मॉन्स्टर को मार के हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दिया करूँगा। और जिन्वू जिन्हो से कहता है कि लगता है तुम पिछली बार का एक्सपीरियंस भूल चुके हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि डंजन के अंदर हम बस मॉन्स्टर को ही नहीं मारते, कभी कभी हमें हंटर्स को भी मारना पड़ता है और ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है और ना ही कोई स्पोर्ट्स है। मुझे तो लगा था कि तुम इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखकर दोबारा डंजन में जाने से डरोगे, पर तुम तो डंजन में जाने के लिए कह रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर तुम एक गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। अब जिन्वू की बात सुन के जिन्हो कहता है कि हाँ मैं एक गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और साथ में वो रोने लगता है और कहता है प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लो, मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ और मुझे उसका लाइसेंस लेने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को ले सकता है, पर लाइसेंस लेने की एक कंडीशन है
और वो कंडीशन ये है कि ये लाइसेंस सिर्फ उन्हीं हंटर्स को मिलता है जो डंजन के अंदर 20 बार जा चुके हों, और अब मुझे सिर्फ 19 बार ही डंजन में जाना है, जिसके बाद मुझे भी लाइसेंस मिल जाएगा। अब जिन्वू जिन्हो से पूछता है कि क्या तुम आर्किटेक्ट बिजनेस के मालिक के छोटे बेटे हो, और जिन्हो उसे बताता है कि हाँ, मैं उनका छोटा बेटा हूँ और ये सब मैं अपनी कंपनी को पाने के लिए कर रहा हूँ, और ये करने के मेरे डैड के ऑर्डर्स भी हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि मैं एक हंटर गिल्ड क्रिएट करूं, जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब जिन्वू सोचता है कि डंजन बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, पर डंजन के अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रेजर निकलता है जिसको बेच के हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और डंजन के अंदर की हर चीज़ हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। उधर कुछ भी वेस्ट नहीं है, और इसलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनी ये चाहती है कि वो अपने अपने गिल्ड को क्रिएट करे, जिससे वो इन डंजन से ज़्यादा पैसा कमा सकें। अब जिन्वू को बताता है कि मेरे डैड ये चाहते हैं कि वो एक एस रैंक के हंटर को अपने गिल्ड का मास्टर बनाएं, और मेरा बड़ा भाई उस गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अब जिन्वू सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस टाइम पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एस क्लास के हंटर्स हैं, जिनमें से 8 तो किसी न किसी गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, और सिर्फ एक ही एस क्लास का हंटर बचा है, और वो पहले ही रिटायर हो चुका है। और तुमने तो बताया था कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है, लेकिन एक एस क्लास के हंटर की पावर और तुम्हारे भाई की पावर में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर मेरा भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और उसका रैंक लो होने पर हम उसे गिल्ड मास्टर तो नहीं पर हमारे गिल्ड का वाइस मास्टर जरूर बना सकते हैं। अब जिन्वू कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहते हो, और इसलिए तुम इन डंजन के अंदर जाके एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, जिससे तुम बाद में अपने फादर को मना सको कि वो तुम्हें वाइस मास्टर बना दें। और ये सुन के जिन्वू को बोलता है कि हाँ, तुम्हें एकदम ठीक कहा, और वैसे भी तुम एक फॉल्स रैंकर हो, और तुमने अपनी एबिलिटीज़ को भी दूसरों से छुपा रखा है, और तुम्हें अगर इसी तरह अपनी एबिलिटीज़ को छुपाते हुए डंजन के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन कर लो, जिससे तुम एक ई रैंक के हंटर बन के इधर ही डंजन के अंदर जा सकते हो। अब जिन्हो सोचता है किसी भी हाई रैंक के हंटर के साथ डंजन में जाने का बहुत खतरा है, तो मुझे डंजन के अंदर सर के साथ ही जाना चाहिए, और मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है, या इनका रैंक बी से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सी रैंक की डंजन के अंदर एक सी रैंक के बॉस को अकेले ही मारा था, और साथ ही में इन्होंने 8 सी रैंक के हंटर्स को भी मारा था। इसलिए मुझे सर पर पूरा भरोसा है कि इनके साथ मुझे डंजन में कुछ भी नहीं होगा। अब जिन्हो से पूछता है अगर मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और ये सुन के जिन्हो कुछ पेपर्स निकालता है और जिन्वू के सामने करते हुए कहता है, इन पेपर्स को देखो ज़रा। और जिन्वू उन पेपर्स को देखकर चौंक जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन अगली मॉर्निंग का होता है, जिधर जिन्वू एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है, और उसकी बहन भी उसके साथ साथ बाहर आ जाती है। अब जिन्वू अपनी बहन से कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? और ये सुन के उसकी बहन कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम तो इतनी जल्दी एक्सरसाइज करके इतने लंबे हो गए। और ये सुन के जिन्वू कहता है कि अच्छा ठीक है, बस तुम मेरे पीछे मत रह जाना। और फिर वो दोनों रनिंग शुरू कर देते हैं। अब भागते भागते जिन्वू अपनी बहन से पूछता है कि अगर तुम्हें अचानक से 3 बिलियन वॉन कहीं से मिल जाए तो तुम क्या करोगी? और ये सुन के उसकी बहन कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, और मुझे इतने पैसे मिल जाते तो हो सकता है कि मैं एक अपने लिए बड़ा सा घर खरीद लेती, या फिर उन पैसों को बैंक में जमा करवा देती। अब जिन्वू से पूछती है कि तुमने 3 बिलियन का ही क्यों कहा? क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? पर जिन्वू तेजी से भागने लगता है और उसे पीछे छोड़ के आगे चला जाता है, और जिन्हा वहीं पर खड़ी रह जाती है
और कहती है इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, आखिर एक हंटर तो हंटर ही है ना। अब भागते भागते जिन्हो सोचता है कि जिन्हो ने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था, और वो बताता है कि जिन्हो एक बिल्डिंग भी बनाने वाला है जो उसके गिल्ड का ऑफिस होगा, और उस बिल्डिंग की कॉस्ट लगभग 3 बिलियन वॉन होगी, जो टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिन्हो उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि 3 बिलियन वॉन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है। और जिन्हो से कहता है सिर्फ 19 बार डंजन के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस खरीदने की क्या ज़रूरत है। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि मेरे लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और कल तो मैं एक गिल्ड का मास्टर भी बन जाऊंगा, तब इतना पैसा तो मैं आसानी से कमा लूंगा। और जिन्हो की ये बात सुनकर जिन्हो सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है और कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इतने ज़्यादा पैसे देखकर मना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और मैं ये बात तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं बहुत ही यूनिक हंटर हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो किसी भी मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल अप होता होगा। और क्या पता इस तरह लेवल अप होते होते मैं एक दिन एस रैंक का हंटर बन जाऊं, या फिर एस रैंक के हंटर से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊं, और फिर मैं भी तब 3 बिलियन वॉन बड़ी आसानी से कमा लूँगा। और ये सब सोचने के बाद जिन्हो को बोलता है मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। और जिन्हो उसे बोलता है कि तुम मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। अब जिन्हो को अपनी शर्त बताते हुए कहता है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम 2 लोग ही जाएंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं जाएगा। और ये सुन के जिन्हो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हम सी रैंक की डंजन में जाने वाले हैं, तो क्या तुम्हें लगता है सिर्फ हम 2 ही एक सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, हम बस दोनों ही डंजन के अंदर जाने वाले हैं। अब जिन्हो बताता है कि इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सी रैंक की डंजन के अंदर जाने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने ही चाहिए। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि मुझे पता है कि डंजन के अंदर जाने के लिए हमारे पास 10 लोग होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हंटर्स होते हैं जो सिर्फ पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देते हैं, और ऐसे हम अपने 10 लोगों को पूरा कर लेंगे और वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर बस हम दोनों ही जाएंगे। और ये सुन के जिन्हो कहता है कि पर ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और जिन्हो उसे कहता है कि अगर सिर्फ हम दोनों ही डंजन के अंदर जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और तुम भी इस बात को ध्यान से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो तुम अपने डैड को बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये देखकर तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और जिन्हो की ये बात सुन के जिन्हो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, और मैं भी अब जाके बाकी के 8 हंटर्स का जुगाड़ करता हूँ। और फिर हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जिधर जिन्हो अभी भी रनिंग कर रहा होता है, और जिन्हो भागते भागते उधर ही रुक जाता है और कहता है मुझे तो बस 10 किलोमीटर ही भागना था, और अपनी ही बातों को सोचते सोचते मैं तो 11 किलोमीटर भाग चुका हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और फिर वो अपने पीछे अपनी बहन को देखता है और कहता है आखिर ये जीना कहाँ रह गई। और साथ में वो अपनी स्क्रीन को देखता है और कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर ली है, पर ये 11 किलोमीटर क्यों शो कर रही है। और फिर वो उधर ही जीना का वेट करते करते अपनी बाकी की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने लगता है और सोचता है कि क्या पता 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा पुशअप्स और चिनअप्स करने से मेरा लेवल ज़्यादा जल्दी बढ़ जाए। और फिर वो 20 मिनट तक ही वहीं पर ही एक्सरसाइज करता है, और एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी स्क्रीन को देखता है और कहता है ये सारे स्टैट्स तो 200 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी लिमिट पहले 100 तक ही थी जो अब बढ़ के 200 पर चली गई है। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसकी बहन जीना भी उधर आ जाती है और जिन्हो से कहती है कि
तुम कहाँ पर चले गए थे? मैं अभी अभी यहाँ पर पहुँची हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन अमेरिका का होता है, जिधर डांसुक का भाई डांसू होता है और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि वो दोनों हंटर्स जो उस डंजन से जिंदा बाहर आए थे, मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फैक्स कर दो। और उसी टाइम डांसू की सेक्रेटरी लोला उधर आती है और डांसू उसे कहता है कि लोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। और लोला उसे कहती है कि हाँ बोलो। और डांसू उससे पूछता है कि अगर कोरिया में मैं किसी को मार देता हूँ तो यहाँ अमेरिका में मेरे साथ क्या होगा? और ये सुन के लोला डांसू से कहती है कि आप अमेरिका के एस क्लास के हंटर हो, इसलिए अगर आप कोरिया में किसी को भी मार देते हो तो आपका ट्रायल अमेरिका में ही होगा और यहाँ पर जजेस के साथ नेगोशिएशन करने पर मैटर सॉल्व हो जाएगा। और ये सुन के डांसू कहता है कि फिर तो ये अच्छी बात है और कुछ कमीनों ने मेरे बड़े भाई को कोरिया में मार दिया है और मैं उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। और ये कहते कहते वो गुस्से में अपना मोबाइल भी तोड़ देता है और सोचने लगता है कि मेरे भाई के पास 8 हंटर्स थे और वो टोटल 10 लोग थे जो उस डंजन के अंदर गए थे, जिनमें से बस 2 ही हंटर बाहर आए और वो जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर है और एक ई रैंक का हंटर है। और मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर लोगों की वजह से अपनी जान को खतरे में डाले। मुझे लगता है कि उन दोनों हंटर्स ने कोई ट्रैप सेट किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने सभी को डंजन के अंदर मार दिया। और फिर डांसू लोला से कहता है, मुझे जल्दी ही कोरिया जाना है, तुम जल्दी से मेरे सारे शेड्यूल क्लियर कर दो। और ये सुन के लोला कहती है कि आप अभी जा नहीं सकते और अगर आप चले गए तो हमारे गिल्ड का क्या होगा? और फिर डांसू उससे कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मेरे शेड्यूल में फ्री टाइम कब है? और लोला उसे कहती है कि आप 2 हफ्तों के बाद जा सकते हो। और ये सुन के डांसू कहता है कि चलो ठीक है, तुम 2 हफ्तों के बाद मेरे शेड्यूल को क्लियर कर दो, क्योंकि मुझे कोरिया जाके अपने भाई की मौत का बदला लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो दोनों किसी डंजन में जाके मर ना जाएं, क्योंकि मैं उन्हें अपने हाथों से ही मारना चाहता हूँ। और डांसू के हाथ में जो पेपर होता है उसके ऊपर जिन्वू और जिन्हों की फ़ोटो होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ।